जय हिंद। इस वीडियो में आज आप प्रतियोगिता परीक्षा जो सक्सेस कोचिंग सेंटर मानिकपुर में हुई थी, इस प्रतियोगिता परीक्षा का जो भी क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चन को समझेंगे और उसके आंसर कौन से सही थे, कौन सा ऑप्शन सही था, इसके बारे में इस वीडियो में आज आप सीखेंगे। यहाँ पर क्या है, 50 क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे अभी, और वो 50 क्वेश्चन चाहे आप कक्षा 8 की परीक्षा दिए हों, चाहे 9th की, चाहे 10th की, चाहे 11th की, सब में यही क्वेश्चन थे, बस उनका सीरियल चेंज था। इसलिए अगर आपको आंसर को जानना है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए थे उनके आंसर क्या हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए यहाँ पर क्या था, हम उन क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन की लिस्ट रखे हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन के सबके आंसर हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में क्या था कि इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्याओं से कटती नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये 2 होती है, 2 देखने में तो ऐसा लगता है कि सम संख्या है तो अभाज्य नहीं होगी, लेकिन ये सम संख्या होते हुए भी अभाज्य है। 2 के बाद 5 भी अभाज्य है, 9 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, और ये जो 9 होता है ये 3 से कटती है, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। तो जो इसका आंसर होगा वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 9 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये रिमोट देना यार, थोड़ी कहीं रखा है, उधर वहाँ रखा होगा, देखो कहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर क्या है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन में क्या है, यदि किसी घड़ी में 4:20 समय है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण कितना बनेगा। तो देखिए कोण में क्या होता है, वैसे बेसिक तरीके से देखिए जो नियम होता है, इस नियम के हिसाब से हम आपको बताएं। तो देखिए कोण क्या कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या हो गई, घड़ी हो गई, यहाँ पर क्या हो गया 12, 3, 6, 9, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है 1 और 2 होता है। तो इस तरह से यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, 8, यहाँ पर 10 और 11, इस तरह से होते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसमें क्या होता है कि पूरा एक गोला, इसके चारों तरफ जो भी कोण बनता है, ये कोण बनता है 360 अंश का, ये होता है। तो यहाँ पर 2 अंकों के बीच में जो कोण बनेगा वो बनता है 30 अंश का, 30 अंश का यहाँ पर कोण बनेगा। लेकिन यहाँ पर इसको हम इस तरीके से ना बताकर हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझा रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और कैसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला हम लिख के रखे हैं, ये होता है कभी भी आपको 2 सुइयों के बीच का कोण निकालना हो घंटे और मिनट की, तो आप सीधा से इस फार्मूले को अप्लाई करिए और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए थीटा का मतलब होता है यहाँ पर कोण। देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, थीटा बराबर, थीटा का मतलब होता है कोण, उन दोनों सुइयों के बीच कोण कितना बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे 30 गुणा ये एच का मतलब होता है घंटा, यानी 4 घंटा यहाँ पर, तो 4 गुणा करेंगे -11/2 और गुणा एम का मतलब होता है मिनट, तो मिनट कितना है यहाँ पर 20, और इसको सॉल्व करेंगे 2 से काट देंगे 10 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 12, 120 -11 110 हो गया। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी कि 10 डिग्री का कोण हमारा बनेगा जब घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में, मतलब कि घड़ी में 4:20 बजा होगा उस समय ये कोण बनेगा। इस तरह से आप और भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में एक पद गलत है, वह कौन सा होगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने से सीरीज में जो हम सीरीज इसकी जब बनाएंगे तो वहाँ पर इसमें कोई ना कोई नियम लगा कर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो 9 है यहाँ पर 9 नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर 8 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 8 होता तो ये सीरीज हमारी स्क्वायर के फॉर्म में बन जाती डिफरेंस निकालने के बाद। तो आप इसको करके देखेंगे घर में, और यहाँ पर क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, तो ये वाला सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर निम्नलिखित अक्षरों को श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा समूह आएगा। तो देखिए यहाँ पर नियम बहुत से लगते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई नियम हमें लगाकर देखना है कि किस नियम के थ्रू ये आएगा आंसर। देखिए जैसे देखिए यहाँ ABC है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर FGH है, यहाँ पर गैपिंग देखिए ABC, फिर उसके बाद D और E की गैपिंग है, फिर क्या आ गया F आ गया, यानी कि 2 अक्षरों की गैपिंग है यहाँ पर। फिर उसके बाद H तक हुआ, फिर इसके बाद
IJK, यहाँ पर 3 अक्षरों की गैपिंग है तब जाकर L आया। इसी तरह यहाँ पर 4 अक्षरों की गैपिंग होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, N से ख़त्म है, OPQR, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, S आना चाहिए, STU, ये आना चाहिए यहाँ पर। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा कौन सा D ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी लंबी कहानी है, इसलिए इसको आप आराम से समझें और जाकर घर में प्रैक्टिस करें। 1 2 4 क्वेश्चन अपने मन से सॉल्व करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के उसका दिन निकालें, फिर उसको कैलेंडर में चेक करें कितना हाँ एक्चुअल में इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या हम एक कोड लिख के रखें, इस कोड का कुछ ना कुछ मतलब है। 2 कोड लिखे हुए हैं, इन कोड का मतलब होता है कुछ ना कुछ। देखिए हम समझा रहे हैं कैसे होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हम डेट लिखेंगे। जैसे हमारी डेट क्या हो गई, 15 अगस्त 1947। देखिए इस डेट से हम दिन कैसे निकालेंगे, इन कोड का यूज करके निकालेंगे। कोड हमारा क्या है, 033 614 625 035, क्या है ऐसे आप याद रखिए, 033 035 फिर बीच में 614 625, इस तरह से याद रखेंगे तो आपको क्लियर रहेगा। अब देखिए कैसे इस डेट से हम दिन निकालेंगे। कैसे दिन निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये डेट है उसको लिखेंगे। क्या है डेट हमारी 15, ये लिख देंगे, फिर प्लस अगस्त है। यहाँ अगस्त के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अगस्त का कोड, ये सब महीनों के कोड हैं। जैसे 1 जनवरी का हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हम यहाँ पर कौन सा कोड लिख देंगे, 2, फिर प्लस ये जो 1947 होता है, तो अगर हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे 1900 प्लस 47 में, तो यहाँ पर देखिए 1900 का कोड बनेगा और 47 के लिए क्या लिखेंगे। यहाँ पर जो ये 4 अंक अलग से लिखे हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, ये 6420। 6 कोड होता है किसका, 1600 का, ये होता है 1700 का, ये होता है 1800 का, और ये होता है 1900 का। अब देखिए यहाँ पर 1900 है जैसे, तो 1900 का कोड क्या था, 0 प्लस ये जो 47 है, 47 को लिख देंगे और उसके बाद एक और प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे कि 47 में लीप ईयर कितने आते हैं। लीप ईयर का मतलब होता है कि जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, तो वो कैसे निकालेंगे, 4 साल में एक बार आता है, जिसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4, तो कितना आंसर आ जाएगा, अगर हम 47 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम शेषफल से मतलब नहीं होता, ये जो भागफल आया तो कितना आया, 11, तो यानी इसका मतलब 11 लीप ईयर आए होंगे। ये हो गया टोटल, इसको हम पूरे को भाग दे देंगे 7 से। उसके बाद देखिए फिर कैसे दिन निकालेंगे उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इनको जोड़ेंगे, कितना आएगा, 15 2 17, 17 और 11, 17 10 27 और 1 28, 28 और 47, इसको अगर हम जोड़ लें यहाँ पर 28 और 47 कितना हो जाएगा, 8 7 15, 4 2 6 1 7, 75 आया। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 75 का, अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 75, भाग किसका है, 7 का। अब हम 75 में 7 का भाग दे देंगे। देखिए तो 7 का भाग जब 75 में देंगे तो 7 एकम 7 आ गया, 5 आया, फिर यहाँ पर 0 लग जाएगा। हमारा शेषफल कितना बच गया, 5। जितना हमारा फाइनली शेषफल बच जाता है वही हमारा आंसर होता है। तो 5 शेषफल बच गया। अब इस 5 से दिन कैसे निकलेगा, यहाँ पर अब दिनों के कोड होते हैं, जैसे 0 0 होता है संडे का, फिर होता है 1 होता है मंडे का, और 2 होता है ट्यूसडे का। इस हिसाब से जो 5 होगा वो होगा फ्राइडे का। तो अब हमें क्लियर हो गया कि जो इस डेट को जो दिन था वो क्या था, 5। 5 का मतलब फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। ऑप्शन डी हमारा सही था इस क्वेश्चन में। अगर आपको ना समझ में आए इस वीडियो को एक बार देखें और अच्छे से समझें,
देखिए हम एक डेट लेकर और निकाले दे रहे हैं कोई ना कोई दिन, फिर आप उसको चेक कर लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए इसको हम एक दूसरी डेट लेकर आपको सॉल्व कराते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है एक बार और। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है, कितनी डेट ऑफ बर्थ मान लिया जाए, सन 2005 से ले लिया जाए कोई। मान लीजिए आपकी डेट है 10/5/2005, जैसे मान लीजिए 10 मई 2005। अब देखिए हम लोग पता करते हैं कि इस डेट को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, हम 10 लिखेंगे, ये जो डेट होती है। फिर उसके बाद मई का कोड लिखेंगे प्लस करके। मई का कोड क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 1 आता है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर प्लस, फिर क्या है 2005। अब देखिए इसको 2005 को हम 2000 प्लस 5 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2000 का कोड क्या हो, जैसे हमने बताया था कि 1600 का कोड क्या होता है 6, ये 420, इस 1700 का हो जाएगा 4, और इसका 1800 का हो जाएगा 2, और 1900 का हो जाएगा 0। इसी तरह 2000 का कितना हो जाएगा, फिर ये रिपीट होने लगेगा 6 से 6, फिर 2100 का हो जाएगा 4, इस तरह से रिपीट होगा। तो 2000 का कोड कितना है 6, यहाँ पर 6 लिखेंगे। फिर 5 आ गया, अब क्या करेंगे, इस 5 को लिखेंगे, अब फिर प्लस 5 सालों में लीप ईयर कितना है, इसमें हम 4 से भाग करके देख लेंगे। तो 5 का 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो इसका मतलब 1 लीप ईयर होगा, 1 जोड़ देंगे, अब बटे में कितना कर देंगे हम यहाँ पर 7। अब उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 10 1 11, 11 1 12, 12 5 17, 17 6 23, अब बटे में कितना है 7। 23 में हम 7 का भाग दे देंगे तो 7 3 21, कितना बचा यहाँ पर 2 शेष, जो शेष बचता है। तो यहाँ पर शेष फल कितना बचा, शेष फल यानी रिमाइंडर कितना बचा 2। तो 2 का मतलब होता है, 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, तो 2 का मतलब ट्यूसडे हो जाएगा। इस ट्यूसडे का मतलब मंगलवार। तो इस डेट को कौन सा दिन रहा होगा, मंगलवार। तो इस तरह से अपनी डेट ऑफ बर्थ का दिन निकाल सकते हैं, या किसी भी डेट का आप दिन इससे निकाल सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, ये कोड याद रखना है, 033 035 है लास्ट में, और बीच में क्या है 614 625। तो ये हो गया जनवरी फरवरी पूरे महीनों के कोड, और ये हो गया 100 सालों के कोड। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 1600 1700 1800 1900, फिर 2000 का फिर यही हो जाता है 2000 2100 2200 का। इस तरह से ये कोड आपको याद रखना है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, अब देखिए यहाँ पर आ गया पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ। अब देखिए यहाँ पर कि तृतीय युद्ध कब हुआ, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ। तो जैसे कि आपको सबको पता होगा कि पानीपत के 3 युद्धों का वर्णन बताया जाता है इतिहास में। जो प्रथम होता है वो होता है 1526 में, जो द्वितीय होता है वो होता है 1556 में, और जो तृतीय होता है वो होता है 1761 में। तो ये वाला आपको पूछा गया था कि तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो 1761 में। 1761 का मतलब इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाल बख्श के नाम से जाना जाने वाला कौन सा सुल्तान था। तो लाल बख्श के नाम से जाना जाता था यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तुगलक वंश का संस्थापक था यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक, तो ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि न्यूटन तो बल का होता है, किलोमीटर दूरी का होता है, और मीटर प्रति सेकंड चाल का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, यहाँ पर ये आपका ऑप्शन सही होगा डी नंबर, राइट बंधु ऑप्शन सही होगा ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ स्थित है? सरदार पटेल स्टेडियम हमारा इस समय जो अहमदाबाद में स्थित है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कथकली कौन से राज्य का मुख्य नृत्य है? जो कथकली होता है ये केरल राज्य का मुख्य नृत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक नृत्य कौन सा है? तो जो उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक नृत्य होता है वो हमारा ये होता है कथक। नेक्स्ट देखिए, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे 4, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए तो ये हमारा होता है तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु हमारे यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन क्या था, हमारी तरफ से गलत था। तो अगर आप लोगों ने जो भी इसमें सही किया होगा तो आपको इसको हमारी तरफ से इसका नंबर मिलेगा, ये सही माना जाएगा अगर आपने कुछ भी किया है, क्योंकि क्वेश्चन गलत था। अभी इस पेपर के अंदर का 2-3 क्वेश्चन और आएंगे जो क्वेश्चन गलत थे, उनका ऑप्शन ही नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरल का प्रमुख त्यौहार। तो केरल का प्रमुख त्यौहार हमारा होता है ओणम, ये सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हमारी 2016 में की गई है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब किया गया? सुकन्या समृद्धि योजना जो होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सन 2014 में स्टार्टिंग में ही की गई थी, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, भारत में कोरोना पहली बार कब आया? 2019 में आया। नेक्स्ट देखिए, कोरोना क्या है? कोरोना एक विषाणु है, विषाणु का मतलब होता है वायरस, जीवाणु का मतलब होता है बैक्टीरिया, और ए और बी मतलब ये दोनों या कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए? क्योंकि कोरोना को किस नाम से जाना जाता है? वायरस, वायरस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वायरस कहते हैं हिंदी में विषाणु को। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर, क्योंकि बैक्टीरिया नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया? तो स्टीम इंजन का आविष्कार यहाँ पर न्यूकोमेन ने किया, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 400 रुपये में खरीदी और 500 रुपये में बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना होता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ता है कि उसका क्रय मूल्य कितना है। देखिए कैसे निकालेंगे इसको हम, जैसे देखिए यहाँ पर एक दुकानदार ने कुर्सी 400 में खरीदी और 500 रुपये में बेच दी। पहले हम यहाँ तक सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा होता है, सीपी, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ये कितना है? 400 रुपये। बेच कितने रुपये में दी? एसपी यानी कि 500 रुपये में इसको बेच दिया। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, सिंपल सी बात है। कॉस्ट प्राइस कम है और एसपी विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो क्या होगा? लाभ होगा। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 100 रुपये का। 500 माइनस 400, तो 100 रुपये का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। लेकिन हमें किसमें होता है ना, प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट का जो फार्मूला होता है प्रॉफिट बटे सीपी और इंटू में 100 होता है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। प्रॉफिट कितना है? 100 का, और सीपी कितना था हमारा? क्रय मूल्य 400, और गुणा कितना हो जाएगा? 100। इस डबल जीरो कर जाएंगे, 4 से कट जाएगा 25, यहाँ पर 25 आया, यानी कि 25% का प्रॉफिट होगा उस दुकानदार को। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? किसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है, तो वह धन क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर मूलधन पूछा गया है, तो मूलधन के लिए फार्मूला क्या होता है? मूलधन इक्वल क्या होगा? मूलधन का फार्मूला होता है SI इंटू 100 और अपान में कितना होता है? R इंटू T, ये होता है फार्मूला। यहाँ पर क्या होता है? साधारण ब्याज गुणा 100 पटे में दर गुणा समय, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर रख देंगे सारी वैल्यू, और हमें मूलधन ज्ञात करना है, P ज्ञात करना है, वह धन ज्ञात करना है ना यहाँ पर। तो SI कितना है? ब्याज 1200, गुणा में कितना है? 100, और बटे में कितना? R कितना है? 5% रेट, और समय कितना है? 3 वर्ष। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, डबल जीरो,
और 5 से इसको काट देंगे तो 5 अट्ठे 40, 1,000 होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80 का गुणा 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, 8,000। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ए नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक सोफा सेट 10% घाटा सहकर 8100 रुपये में बेच दिया गया, यहाँ तक हुआ। फिर उसे कितने में बेचा जाए कि 10% का प्रॉफिट हो, लाभ हो, ये क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य कैसे कि एक सोफा सेट 10% में बेचा तो गया, लेकिन उस दुकानदार को घाटा हो गया, यानी लॉस हो गया। कितने, 10% का लॉस हो गया और बिका कितने में, 8100 रुपये में। तो इस तरह के केस में हमें पहले क्रय मूल्य निकालना है कि उस दुकानदार का क्रय मूल्य कितना था। तो क्रय मूल्य के लिए देखिए क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे CP और यहाँ पर लिखेंगे SP, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। इसमें क्या होता है, घाटा के केस में, केस चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे कितना, 100 मानेंगे, ये माना जाता है। मान लिया कि CP कितना है, 100, तो SP कितना होगा, 10% का घाटा है, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 90 रुपये में वस्तु बिक रही है। इस तरह से CP निकाला जाता है। पढ़ेंगे सीधा अब इसको। 90 रुपये जब उसका विक्रय मूल्य था तो क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपया। अब देखिए एक का निकालेंगे, जब 1 रुपये विक्रय मूल्य होता है तो ये कितना हो जाएगा, 100/90। जब हमें विक्रय मूल्य कितना था, 8100 रुपया, तो 8100 का कैसे निकालेंगे, इसमें 8100 गुणा कर देंगे, 100/90 और गुणा 8100। इसको एक 0 से 0 काट देंगे, 9 से काट देंगे, 9 कैसे 90 आ गया। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9000। 9000 रुपये उसका क्रय मूल्य था। अभी क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हुआ है। कैसे हुआ, बिल्कुल सिंपल है। एक सोफा सेट को 10% घाटा में बेचा गया 81 रुपये में। इसका मतलब क्या था, 10% घाटा में बेचा गया। इसका मतलब कि उसका जो क्रय मूल्य रहा होगा 8100 से ज़्यादा रहा होगा। देखिए हमारा कितना आ रहा है, 9000 आ रहा है। तो ये तो उसका क्रय मूल्य आया। अब उसमें ये कहा जा रहा है कि वो 10% लाभ होना चाहिए, कितने रुपए में बेचा जाए। तो 10% का प्रॉफिट अब हम इसमें निकालना है। तो प्रॉफिट कितना हो जाना चाहिए, 10% का। तो प्रॉफिट किसका होगा, CP का, जितने खरीदे था। तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का परसेंट निकाल लेंगे हम, 9000 गुणा 10 और बटे में कितना हो जाएगा, 100। तो इसका परसेंट 00 से 00 कट जाएंगे, कितना हो जाएगा, 900। तो 900 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर 900 रुपये जब प्रॉफिट हो गया तो उसको बेचेंगे कितने रुपए में, 900 प्रॉफिट हो गया, 10% और 9000 उसका CP हो गया। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 9900। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि 5 पेनों का मूल्य 15 रुपये हो तो 1 दर्जन पेनों का मूल्य बताइए। तो इस तरह केस में क्या करते हैं, ये कक्षा 3-4 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यदि 5 पेनों का मूल्य कितना है, 15 रुपये है, तो 1 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 15/5, 5 दिए 15, यानी कि 3 रुपये हो गया 1 पेन का मूल्य। 1 दर्जन का निकालना है तो 1 दर्जन में कितने आते हैं, 12 पीस। इसका मतलब 12 पीस का रेट कितना हो जाएगा, 12 × 3 यानी कि 36 रुपये। ये आंसर हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी संख्या का 5% 15.25 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए इसका भी जो भी आंसर था वो ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी हमारी तरफ से आपको नंबर दिया जाएगा अगर आपने इसमें कुछ भी किया है या कुछ भी नहीं किया है। तो क्या होगा, देखिए हम आपको सॉल्व करके थोड़ा दिखा देते हैं। देखिए किसी भी वैल्यू का जो 5% है, देखिए 5% की वैल्यू दिया है 15.25, तो हम इसमें कंप्लीट वैल्यू निकालना 100%। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15.25/5। 1 का निकाला है, हमें 100% का निकालना है तो कितना हो जाएगा, 15.25/5 और गुणा 100, ये हो जाएगा। देखिए 100 को इससे हम काट देंगे तो कितना 20 बार में कट जाएगा, 20 का इसमें हम गुणा कर देंगे तो 0, 2 का गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10, 1 हासिल हो गया, 2 दूना 4, 1 5, फिर उसके बाद 2 पंचे 10, 2 एकम 2 1 3 और 2 अंक में दशमलव था, ये दशमलव लग गया, 305 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर 305 ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये क्वेश्चन हमारी तरफ से आपको इसका नंबर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया गया था, ये माइनस नहीं था, देखिए ऐसे इतना क्वेश्चन था, वो डैश लगा हुआ है। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम लोग कौन सा नियम लगाते हैं,
भाग, फिर उसके बाद कौन सा गुणा, जैसे ये भाग हो गया, फिर गुणा, फिर प्लस, क्या होता है प्लस और माइनस, ये होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग करेंगे, तो 2 में 2 का भाग करेंगे कितना आएगा 1, प्लस फिर गुणा करेंगे 2 दूना 4 और -2, इसको जोड़ देंगे तो 4 1 5 -2, यानी कि इसका आंसर हमारा 3 आ जाएगा और ऑप्शन हमारा कौन सा डी नंबर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 101 का वर्ग निकालने के लिए हमने एक वीडियो में आपको ट्रिक समझाया था कैसे निकालते हैं। तो देखिए 101 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 101 का हमें वर्ग निकालना है। हमने बताया था नियरेस्ट 100 का वर्ग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखिए 100 से कितना ज़्यादा, ये 1, तो 1 का वर्ग लिख दीजिए। तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है, लेकिन 2 अंक में लिखना होता है, तो 0 1 हो जाएगा। और 101 में हम 1 और जोड़ देंगे जितना ज़्यादा था, तो कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, तो ये इसका वर्ग आ जाएगा। आप चाहे तो गुणा करके चेक कर सकते हैं। देखिए कितना 102 0 1, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर यहाँ पर सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन हमारी तरफ से क्या था, गलत था, इसलिए इसका भी नंबर आप लोग को इसका नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2401 का वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए भी हमने आपको एक ट्रिक समझाया था, लाइए इस ट्रिक को एक बार और समझा देते हैं कैसे निकाला जाता है। 2401, अब देखिए इसके लिए क्या करना पड़ता था, हमने बताया था आपको कि यहाँ पर 2 अंक में ब्रेक कर देते थे। तो इसके लिए पहले ये देखते थे कि ये जो 24 है वो किन किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। देखिए 4 का वर्ग और 5 के वर्ग के बीच में आता है क्या, 24। तो सबसे पहले छोटी वाली संख्या को हम 2 बार लिखते हैं, ये लिख गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये वाला देखते हैं 1 किसके किसके वर्ग में आता है, जैसे 9 का वर्ग होता है 81, और एक और होता है 1 का वर्ग के लास्ट में भी क्या आता है 1। तो यानी कि इसके आंसर में इधर इकाई के अंक में या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। तो क्या एक में 9 लिख देंगे, एक में 1 लिख देंगे। अब उसके बाद क्या होता है, हमने बताया था इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं, तो 4 पंचे क्या हुआ 20। तो 20 से ये संख्या क्या है, बीच वाली बड़ी है, तो इनमें से बड़ा वाला आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आंसर इसका कितना आया, तो 49 आना चाहिए था, तो यहाँ पर 49 ऑप्शन में नहीं था, इसलिए क्वेश्चन का नंबर आप लोग को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ तो अब देखिए अगला क्वेश्चन जो 30 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 30 नंबर में क्या है, 30 नंबर कह रहा है 1 डेकामीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम आपको एक टेबल बता रहे हैं, उस टेबल से समझिए कि कोई भी कन्वर्जन होगा, मीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस टेबल याद रखेंगे, इसके थ्रू सारे कन्वर्जन हो जाएंगे, फिर इसको भी हम समझ लेंगे। उससे पहले एक एग्जाम्पल समझिए, देखिए कैसे होता है, हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले क्या एक टेबल होती है हमारी, क्या होती है इस टेबल में, मिली, सेंटी, डेसी, फिर उसके बाद एक यहाँ पर हम डिब्बा बनाएंगे खाली, इसमें लिखेंगे मीटर, लीटर और ग्राम। फिर उसके बाद यहाँ पर होता है डेका, हेक्टो और किलो, ये होता है मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, और बीच में क्या होता है मीटर, लीटर और ग्राम। अब देखिए यहाँ पर कोई भी कन्वर्जन किसी में भी करना हो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि 5 मीटर को आप कन्वर्ट करिए किसमें, सेंटीमीटर में। तो देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, मीटर कहाँ है यहाँ, सेंटीमीटर कहाँ है यहाँ, तो मीटर से सेंटीमीटर में आना है, तो जिससे आना उसको नहीं काउंट करेंगे, 1 2, यहाँ पर 2 स्टेप में है सेंटीमीटर, तो 2 स्टेप का मतलब 1 के बाद 2 0, यानी 100। तो 100 का क्या गुणा, क्योंकि हम ऊपर से नीचे की ओर कन्वर्जन कर रहे हैं, तो 100 से गुणा, तो 5 गुणा 100 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 500 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह कोई और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि 2 डेकामीटर है, 2 डेकामीटर को आप कन्वर्ट करिए किसमें, आपसे कह दिया जाए मान लीजिए मिलीमीटर में, किसमें, मिलीमीटर में। अब देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेका से मिली में आना है, तो डेका कहाँ है, मिली, सेंटी, डेसी, डेका यहाँ है, ये डेका यहाँ से कहाँ जाना है, मिली में आना है यहाँ, तो डेका को छोड़ देंगे, 1 2 3 4, 4 का मतलब 1 के बाद 4 0, यानी कि 10,000। 10,000 से क्या गुणा, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए, तो कितना हो जाएगा ये, तो 2 गुणे 10,000, तो ये कितना हो जाएगा, ये
20,000 क्या हो जाएगा, ये मिली में बदल रहे हैं ना ये, तो ये हमारा हो जाएगा मिलीमीटर। तो इस तरह से कन्वर्जन किया जाता है। अब देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से इसमें क्या कन्वर्जन होना चाहिए, देखिए ध्यान समझिए इस क्वेश्चन को, कैसे कन्वर्जन इसमें इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए 1 डेकामीटर है, हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, किसमें, सेंटीमीटर में। किसको, डेकामीटर को, 1 डेकामीटर को। तो देखिए डेका कहाँ है, ये है डेका, ये यहाँ पर क्या है, डेका है। और डेका को हमें कहाँ लाना है, सेंटी में लाना है, यहाँ लाना है। तो डेका को छोड़ देंगे, 1 2 3 का मतलब 1 के बाद 3 0, यानी कि 1000 का ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो गुणा, तो कितना हो जाएगा 1 गुणा 1000, तो कितना हो जाएगा ये, कुल मिलाकर 1000 क्या हो जाएगा ये, सेंटीमीटर। अब देखिए 1000 सेंटीमीटर है कहीं पर, ये ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है 1000 सेंटीमीटर, तो बी नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, अब आ गया जीके के क्वेश्चन। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट के बराबर, यानी 11 खिलाड़ी हॉकी में भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 डेकामीटर में, अच्छा ये तो हो गया है, ये भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल सबको पता होना चाहिए कि हॉकी है। भारत में वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो भारत के जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति है वो ये है जगदीश धनखड़। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, भारत के विदेश मंत्री कौन है, इस समय विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में चित्रकूट के जिलाधिकारी का नाम, इस समय हमारे अभिषेक आनंद जी चित्रकूट के जिलाधिकारी हैं प्रेजेंट में। नेक्स्ट देखिए, चित्रकूट के आईपीएस कौन है, इस समय वृंदा शुक्ला जी हैं चित्रकूट के आईपीएस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मार्टफोन का आविष्कार किसने किया था, स्मार्टफोन के जो आविष्कार हैं मार्टिन कूपर ने किया था। नेक्स्ट देखिए, भूटान की राजधानी होती है थिम्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है, सबको पता होगा कि इंग्लैंड का है, लेकिन अगर ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया का भी राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है बी एंड सी, जिसमें तो दोनों आ जाएंगे ये, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा वैसे किसी बकरी के लिए क्या होगा, बकरा नहीं, बकरा नहीं होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन है मेमना, मेमना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था, मोटरसाइकिल का आविष्कार किया था यहाँ पर ये डेमलर, गॉटलीब डेमलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, देखिए रुडोल्फ डीजल, इसके नाम पर डीजल लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्यूबलाइट का आविष्कार किसने किया था, ये इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एडमंड जर्मन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, म्यांमार की राजधानी, ये बी नंबर में लिखा हुआ है नेपिडो, ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान की रुपया मुद्रा, जापान की मुद्रा क्या होती है, एन होती है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नेपाल की मुद्रा रुपया सही माना जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, रामायण के लेखक, देखिए ये जो रामायण के लेखक हैं हमारे ऑप्शन में ये अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन हमारी तरफ से गलत था, इसलिए आप लोगों ने जो भी किया है इसका आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आपने इसको नहीं भी किया तो भी आपको इसका नंबर हमारी तरफ से 1 नंबर इस क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो देखिए इसका जो ऑप्शन सही होगा, अगर हम ई नंबर बना कर कहें तो क्या होता है, महर्षि वाल्मीकि, तो वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखी गई थी, क्योंकि यहाँ पर तुलसीदास तो हो सकता था लेकिन इन्होंने रामचरितमानस लिखा था, तो यहाँ पर कौन सा किसका ऑप्शन हो जाएगा, महर्षि वाल्मीकि, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है, ये मुंबई में स्थित है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए, इकाना स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो जो इकाना स्टेडियम है ये लखनऊ में स्थित है। उसके बाद यहाँ से सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपने किसी भी क्लास की परीक्षा दिया है तो उसमें ये सारे क्वेश्चन अवेलेबल थे, बस इनका क्रम चेंज था और आपका जो रिजल्ट है
वो शायद बहुत ही जल्द लगभग 3 या 4 अप्रैल को आप लोग का रिजल्ट दे दिया जाएगा। फिलहाल अभी आप लोग इसके थ्रू, ये सारे आंसर के थ्रू आप अपना आइडिया लगा सकते हैं कि हमने कितने क्वेश्चन सही किया है और कितने गलत किया है, क्योंकि इसमें आपको पता चल गया होगा कि कौन से हमारे गलत है और कौन से सही है। इसके बाद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट करके बताएं, तब तक मैं कॉपियाँ चेक हो जाएंगी और उसके बाद आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। थैंक यू।